जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी चाहते हैं 12वीं के बाद बीएससी एग्रीकल्चर करना और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं यूपी कैडेट, सीयूईटी और डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण एग्रोनॉमी के क्वेश्चन के बारे में। तो कुछ लाइनों के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। मिट्टी से उठे हैं हम, मिट्टी ही हमारी पहचान है, आज जो मन लगा के पढ़ेगा, कल वही देश की जान है। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने आता है, धान में गंधी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है? पहला ऑप्शन है हमारे सामने अंकुरण के समय, दूसरा ऑप्शन है फूल आने के समय, तीसरा ऑप्शन है पौधे में वृद्धि के समय और चौथा ऑप्शन है दुग्धिया अवस्था में। तो इसका आंसर जानने से पहले हम थोड़ा-सा धान के बारे में जान लेते हैं। तो धान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है आपसे, धान का वानस्पतिक नाम क्या है? तो धान का वानस्पतिक नाम जो होता है, वो होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो होता है, वो धान का वानस्पतिक नाम होता है। अगर हम फैमिली की बात करें, तो धान का जो फैमिली होता है, वो होता है पोएसी और इसी को ग्रेमिनी भी बोलते हैं। ठीक है? और इसके बारे में हम जानेंगे, धान का जो गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम नंबर होता है, वो 2n बराबर 24 होता है। ठीक है? ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। और इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है धान का, वो होता है इंडो बर्मा। ठीक है? अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धान का दुग्धिया अवस्था जो होता है, दुग्धिया अवस्था जब उसमें दूध होते हैं धान के चावल में आप देखे होंगे, तो दुग्धिया अवस्था जो होता है उसमें ये कीट का प्रकोप होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे धान का ये वानस्पतिक नाम इंडो वर्मा, इसका उत्पत्ति स्थान, इसका फैमिली ग्रेमनी पोएसी, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बेबी लो के अनुसार धान का उद्भव स्थल क्या है? यानी अकॉर्डिंग टू बेबी लो, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस इज अमेरिका, ब्राजील और भारत वर्मा। यहाँ पे वर्मा होगा, मिसप्रिंट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत वर्मा। और इसके बारे में हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो है हमारा, मक्का होता है, मक्का का उद्गम स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान होता है मक्का। इसका कहीं कहीं ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मध्य अमेरिका या मैक्सिको भी देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो ये याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संकर मक्का की जाति नहीं है? नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, नहीं। अगर आप क्वेश्चन हॉल एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो ये नहीं आपको कहीं क्वेश्चन में दिखता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने श्वेता, कंचन, गंगाथरी, अंबर। अगर इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर के बारे में बात करें, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगाथरी इज द राइट आंसर। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये संकर मक्का के बारे में, तो इसका बीज दर पूछा जाता है यानी कि सीड रेट पूछा जाता है। तो सीड रेट हम कई चीजों का आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देसी देसी मक्का का जो सीड रेट होता है, वो होता है 18 से सॉरी 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद नंबर 2 पे आता है संकुल। संकुल मक्का होता है, इसका सीड रेट जो होता है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद आता है संकर। संकर मक्का जो होता है, इसकी इसका सीड रेट अगर हम देखें, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद आता है चारा, यानी जो चार जानवरों को चारा खिलाते हैं हम, उसके लिए जो मक्का उगाया जाता है, तो उसके लिए सीड रेट होता है 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं चारा उगाने के लिए।
तो ये सारी चीजें थी, आप इसको याद रखिएगा। ये संकुल और संकर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमाजीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, अंकुरण से पूर्व, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंकुरण से पूर्व। तो ये याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्षा प्रजाति है। वर्षा इज ए वैरायटी ऑफ धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्वार, ज्वार। और हम इसके बारे में जान ले थोड़ा। ज्वार का सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्वार के बारे में, वो आपसे सीधा वानस्पतिक नाम ही पूछ लिया जाता है। तो इसका वानस्पतिक नाम है सोरगम बाइक्लोर। और ये जो होता है ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बारे में हम जानेंगे, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n बराबर 20 होता है। दूसरा जो दिया है ये बाजरा, बाजरा के बारे में हम अगर बात करें तो इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है ये होता है पेनिसीटम ग्लूकम। पेनिसीटम ग्लूकम जो होता है ये बाजरा का वानस्पतिक नाम होता है। और ये भी ग्रेमनी फैमिली का होता है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n बराबर 14 होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बाजरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? बाजरा का जन्म स्थान कहाँ है? द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पियर मिलेट इज भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ब्राजील। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। बाकी हम बात करेंगे हमें भारत के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अरहर, मूंग, उड़द, ये जो तीनों दाल होता है, इन तीनों दालों का जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा है प्यारा भारत। इन तीनों का उत्पत्ति स्थान हमारे भारत में हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अरहर रोग किस फसल से संबंधित है? यहाँ पे अरहर नहीं होगा, यहाँ पे अरगट होगा। सही कर लीजिएगा आप लोग, अरगट होगा यहाँ पे। अरगट रोग किस फसल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने मक्का, दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने धान, तीसरा ऑप्शन है बाजरा, चौथा ऑप्शन है आलू। तो इसका आंसर जानने से पहले हम मक्का, धान और आलू का भी जानेंगे, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इसका जो हम अगर पहले इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा बाजरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं मक्का में जो एक डाउनी मिल्ड्यू नाम का रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू, ये रोग हमारे मक्का में लगता है। अगर हम यहीं पे धान की बात करें तो धान में सबसे मुख्य बीमारी जो होती है वो खैरा रोग लगता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खैरा रोग, सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। खैरा रोग कैसे होता है मैं आपको बताता चलूं। जिंक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है जिसके कारण खैरा रोग हो जाता है। यहीं पे अगर ऑप्शन नंबर डी आलू दिया है, अगर आलू की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बीमारी जो है आलू में लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। मैं बता दूं आपको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में आप नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुआई के लिए समुचित आलू का व्यास यानी आकार कितना होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया हमारे सामने 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 1.5 सेंटीमीटर और चौथा 4 सेंटीमीटर। तो इसके अगर राइट आंसर के बारे में अगर बात करें हम तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का प्रतिशत कितना होता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सीधा आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18%। 18% कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आता है। आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान, सुटेबल टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो इज। तो इसके अगर राइट आंसर के बारे में हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आलू का कंद बनता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? मूली, आलू, शकरकंद और प्याज। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोलेनाइजेशन होता क्या है। सोलेनाइजेशन जो होता है वो आलू का कंद सीधा सूर्य के प्रकाश में जब पड़ जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है और उसमें सोलिनिन नाम का एक विषैला एल्कलाइड बनने लगता है और इसी को सोलेनाइजेशन कहते हैं। सोलेनाइजेशन आपने देखा होगा गाँव में, थोड़ी सी जमीनें बच जाती हैं लोगों के घरों के आसपास तो वहाँ पे लोग आलू लगा देते हैं और वहाँ पे जब आलू लगाते हैं तो जो भी एरिया हमारा होता है, इस लाइन में आलू अगर लगा है तो यहाँ पे अगर आलू के कंद से अगर मिट्टी हट जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सीधा हमारे आलू पे पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आलू हरा हो जाता है। और आपने मार्केट में भी देखा होगा, खरीदा होगा तो आलू का रंग जो हरा होता है। ठीक है। यहीं पे हम आलू के वानस्पतिक नाम के अगर बारे बारे में बात करें तो सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरेसम ट्यूबरोसम जो होता है वो आलू का वानस्पतिक नाम होता है। यहीं पे हम इसके उत्पत्ति स्थान के अगर बारे में बात करें तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कहीं-कहीं ऑप्शन में आपको लीमा पेरू भी देखने को मिलेगा, तो आप घबराइएगा मत। दक्षिण अमेरिका और लीमा पेरू जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे, आप अपने ओमार सीट में वहीं पे गोलिया के चले आइएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है? और हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ये होता है 2n बराबर 48 48। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट, चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा कहलाती है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने मृदा संरचना, दूसरा मृदा गठन, तीसरा मृदा घनत्व, चौथा मृदा कोलाइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृदा गठन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मृदा गठन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय भू विज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है 2.00 से 0.20 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है आप सीधा सीधा रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.02 से 0.002 mm जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो भू विज्ञान परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान परिषद, इसकी अगर हम स्थापना आपको बता दें, ये भी याद रखिएगा, स्थापना 1961 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है, सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन क्रॉप इज। तो इसका ऑप्शन दिया है दोमट, लाल मृदा, काली मृदा और चिकनी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी काली मृदा हो जाएगा। कपास के बारे में अगर बात करें, कपास जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है देसी कपास, दूसरा होता है अमेरिकन। देसी कपास जो होता है, अगर इसके वानस्पतिक नाम के हम अगर देखें, इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है गॉसिपियम, गॉसिपियम हर्बेशियम। गॉसिपियम हर्बेशियम होता है और एक होता है गॉसिपियम
अर्बोरियम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम अमेरिकन कपास के बारे में बात करें, गॉसिपियम, हिरसुटम। ठीक है, देसी कपास जो होता है, इसका अगर हम क्रोमोसोम देखें, 2n बराबर 26 होता है। यहीं अगर अमेरिकन कपास होता है, इसका क्रोमोसोम 2n बराबर 52 यानी कि 52 होता है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक अमेरिकन कपास यानी कि गॉसिपियम हिरसुटम उगाया जाता है। और इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दो फसलों के बीच कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। दो फसलों के बीच कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है। क्रॉप ग्रोन इज शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन टू क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है, ये अंतवर्ती नहीं होगा, अंतवर्ती होता है, ये पे देख लीजिएगा, यानी कि कैच क्रॉप। ऑप्शन नंबर डी, कैच क्रॉप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें नकदी फसल के बारे में, नकदी फसल क्या होता है, तो नकदी फसल वो होता है जो किसान अपने परिवार के उपभोग के लिए नहीं, मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, गन्ना, तंबाकू और कपास आदि एग्जाम्पल होते हैं। ये जो फसल है किसान सीधा बेच के यहाँ से इनकम जनरेट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रीटकम एस्टिवम गुणसूत्र की संख्या होती है। ट्रीटकम एस्टिवम में गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन ट्रीटकम एस्टिवम इज। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रीटकम एस्टिवम क्या है। ट्रीटकम एस्टिवम हमने आपको पहले ही बता रखा है, जो गेहूं होता है, गेहूं का बॉटेनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम होता है ट्रीटकम एस्टिवम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 42। गेहूं के बारे में हम और बात करेंगे। गेहूं का जो होता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, और यूपी कैटेट 2024 में पूछा भी गया था, गेहूं में पुंकेसरों की संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं में जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो 3 होती है। अगर हम फैमिली की बात करें, गेहूं का जो फैमिली होता है वो ग्रेमनी फैमिली होता है, जिसको ओएसी भी बोलते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसके फल के प्रकार के बारे में। गेहूं का जो फल का प्रकार होता है वो होता है कैरीऑप्सिस। ठीक है, गेहूं का जो फल का प्रकार होता है कैरीऑप्सिस होता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है गेहूं के बारे में, इसका पुष्पक्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो पुष्पक्रम जो होता है इसका स्पाइक होता है। ये थी गेहूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। गेहूं में करनाल बंट का कारण है। करनाल बंट का कारण है विषाणु, जीवाणु, फफूंद या सूक्ष्म जीव। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंद, यानी कि फंगस से ये हमारे गेहूं में लगता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आता है, किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम ये भी हमसे बहुत ही ज्यादा पूछने को दिखता है। तो इसका ऑप्शन दिया है मक्का, गन्ना, तंबाकू और मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली की अगर हम बात करें, तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है अरेकिस भुजिया। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है वो होता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो होता है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान होता है। अगर हम इसके क्रोमोसोम के बारे में बात करें, क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसका 2n बराबर 40 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें नाइट्रोजन की न्यूनतम आवश्यकता क्यों होती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है मूंगफली। कौन करता है, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडल से यानी कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधे को
न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम इज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, सेसर एरिटिनम। ये है चने का वानस्पतिक नाम। साथ ही में हम जान लेंगे केजानस केजान क्या है, तो ये होता है हमारा अरहर। अरहर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है केजानस केजान। पेनिस, ये क्या है, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है हमारा, ये मटर का होता है, मटर का वानस्पतिक नाम होता है। और ये ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन मैक्स दिया है, ये सोयाबीन का होता है। तो बाकी सारे ऑप्शन के वानस्पतिक नाम है केजानस केजान अरहर, पाइसम सटाइवम मटर और ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, साइसर एरिटिनम चना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये लोग। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पेगिंग, यानी कि अधिकीलन होगा यहाँ पे, अधिकोलन नहीं होगा, अधिकीलन होगा। पेगिंग अधिकीलन किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारे सामने मूंगफली, दूसरा मक्का, तीसरा गन्ना और चौथा गांठ गोभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूंगफली। मूंगफली जो होगा इसमें पेगिंग से संबंधित है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे मक्का के बारे में। मक्का जो होता है इसमें सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है, कहीं के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नर पुष्प, नर पुष्प का नाम और मादा पुष्प का नाम। ठीक है, तो जो नर पुष्प का नाम होता है उसे कहते हैं पेशल, और मादा पुष्प को कहते हैं सिल्क। ठीक है, याद रखिएगा ये। साथ ही साथ यहाँ पे गन्ना दिया है, अगर हम गन्ने का वानस्पतिक नाम देखें तो ये होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n बराबर 80। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हो गए, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे। इसमें जो भी आपको अगर कुछ भी डाउट दिखता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको तुरंत क्लियर करेंगे। और ये हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ने का ये सारा लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और ये हमारा विकसित कृषि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये 24/7 इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी कैसा क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।